और इस मध्य प्रदेश के मौसम में हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक वर्षा का एक क्षेत्र है औसत के हिसाब से, ठीक है। और उससे जुड़े बहुत सारे वन लाइनर फैक्टों को भी हम समझेंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऋतुओं को भी हमने जानेंगे। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख भी सकते हैं कि मैंने सारी जानकारी आपको इस व्हाइट बोर्ड में लिख दी है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन क्रमों को पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के अंदर अपने मध्य प्रदेश में हम यह जानेंगे कि औसत से सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है और ये औसतन वर्षा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में किस प्रकार से औसत वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि यह क्षेत्र आप देख सकते हैं, जिसे हम दोस्तों यह बघेलखंड का पठार कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर औसत से सर्वाधिक वर्षा का ये क्षेत्र है और साथ ही साथ ये कुछ हिस्सा सिर्फ हम इसे बघेलखंड न कहकर इसके साथ साथ सतपुड़ा, नर्मदा, सोन घाटी का भी हिस्सा आता है। तो यह दोस्तों यह औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र है, यह औसत से अधिक वर्षा का ये क्षेत्र है। और औसत से अधिक वर्षा कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर की औसतन वर्षा होती है और ये सर्वाधिक औसत वर्षा का ये क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये सर्वाधिक औसत वर्षा का ये क्षेत्र है। औसत वर्षा की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर स्थान की बात नहीं हो रही है, ये औसतन वर्षा देखी जा रही है कि मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र जहां पर औसतन वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी मध्य प्रदेश में जितनी वर्षा होती है उसमें से सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो इसी क्षेत्र में होती है। और इसमें जो औसत क्षेत्र है उसका वर्षा का वो 100 से 125 सेंटीमीटर है। कितना है? 100 से 125 सेंटीमीटर। यह क्षेत्र आप देख पा रहे हैं कि यही मध्य प्रदेश का औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र है। इतनी बातें सबको समझ में आई। और यह जो क्षेत्र है 100 से 125 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा होती है। और यदि हम बात करें कि औसत से कम वर्षा का क्षेत्र, यह औसत से कम वर्षा का क्षेत्र दोस्तों यह जो क्षेत्र है ये सारा का सारा क्या है? औसत से कम वर्षा वाला स्थान है। आप देख पा रहे हैं मैप में, ये जो मैंने बनाया है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यह चाहे रीवा पन्ना का पठार कहें, चाहे दोस्तों इसे हम देखें बुंदेलखंड का पठार कहें या जिसे हम मध्य भारत का पठार कहें, ये सारा क्षेत्र इसी के अंदर आता है। और यह औसत से कम वर्षा का क्षेत्र है, जो कि इसमें औसतन वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। और 75 से 100 सेंटीमीटर की यह वर्षा का क्षेत्र जो कि औसत से कम वर्षा का क्षेत्र कहलाता है, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में इस मैप में देख भी पा रहे होंगे। और हम और आगे अब बढ़ते हैं और हम दोस्तों अब औसत से सबसे कम वर्षा के क्षेत्र में आते हैं, या औसत से भी बहुत ही ज्यादा कम वर्षा के क्षेत्र में आते हैं। और वो क्षेत्र है दोस्तों यह मालवा वाला क्षेत्र, जिसे आप व्हाइट बोर्ड में रेड कलर से मैंने ऐसे करके बनाया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, यानी औसत से कम, बहुत कम वर्षा का जो क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है वो ये मालवा वाला क्षेत्र है, जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है बस। और कितनी मतलब टोटल कितनी वर्षा होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर की। तो सबको समझ में आया? औसतन हम बात करते हैं, ठीक है, किसी वर्ष विशेष की बात नहीं कर रहे हैं कि किसी वर्ष वहां पर हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो औसतन देखा गया है कई वर्षों से, वो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र यही है दोस्तों। और सर्वाधिक वर्षा वाला ये औसतन सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये है, और औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र ये है, जो कि मध्य प्रदेश के इस मैप में आप देख पा रहे होंगे। सबको इतना समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। तो औसत आपने सीखा कि औसतन आपने देखा कि यह सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र होगा, ये इससे कम वर्षा का क्षेत्र होगा। और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम औसतन वर्षा का क्षेत्र कौन सा होगा? ये मालवा वाला ये हिस्सा। सबको इतना समझ में आया? यस सर। और अच्छे वन लाइनर फैक्टों की ओर आते हैं और आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा है पचमढ़ी। और यहाँ पर दोस्तों ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसी स्थान विशेष में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है दोस्तों ये पचमढ़ी। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। और हमने लिख भी दिया है कि ये सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, ये हमारी मध्य प्रदेश की ये पचमढ़ी, ये सतपुड़ा की रानी कही जाने वाली ये दोस्तों ये पचमढ़ी, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये किसी स्थान विशेष पर ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक
है। तो सबको इतना समझ में आया? और हमने देखा कि जब स्थान विशेष पर सबसे सर्वाधिक वर्षा का स्थान है तो फिर कहीं ना कहीं सबसे कम वर्षा का भी स्थान होगा मध्य प्रदेश में। तो सबसे कम वर्षा का जो स्थान है दोस्तों वो भिंड का है, और ये भिंड जिले का ये गोहद नामक जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये सबसे कम वर्षा का स्थान है पूरे मध्य प्रदेश में। याद रहेगा, ये खूब ज्यादा पेपर में आपसे ये वन लाइनर फैक्ट पूछे जाएंगे कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान बताइए। स्थान मतलब किसी पर्टिकुलर जगह को बताइए, पूरे क्षेत्र को मत बताइएगा। वो किसी जगह को पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, तो आप सिर्फ उस स्थान को बताइएगा, उस जगह को बताइएगा, पूरे मोहल्ला गांव न बता दीजिएगा, किसी एक स्थान को बताना है। तो इतनी बातें समझ में आई। तो सर्वाधिक वर्षा का स्थान पचमढ़ी, और किसी स्थान विशेष में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा होगा? यह भिंड का कौन सी जगह? यह भिंड जिले की गोहद नाम की जगह जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और आप थोड़ा सा यहाँ पर देख भी सकते हैं, और यदि मन में डाउट आए तो इस डाउट को यहाँ पर हमसे आप पूछ के क्लियर भी कर सकते हैं कि सर अभी तो आपने बताया कि मालवा का पठार जो है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर औसत से सबसे कम वर्षा होती है, लेकिन आप बता रहे हो कि भिंड में सबसे कम वर्षा का स्थान है दोस्तों। तो यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि किसी स्थान विशेष में भिंड है और औसत सबसे कम वर्षा भले यहाँ पर हो रही। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? औसत से कम वर्षा का क्षेत्र तो ये कहला गया, लेकिन किसी स्थान विशेष में कौन सा कहलाएगा? ये भिंड कहलाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आई? बन जाएगा? ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आपने सीखा एक बात। अब दूसरी और भी बातों में आते हैं, दूसरे और भी चीजों में आते हैं जो हमने ये व्हाइट बोर्ड में लिखा है। तो चलिए अब थोड़ा ऋतुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की थोड़ा सा ऋतुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। यानी हम ऋतुओं की बात करें तो मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे वर्षा ऋतु को। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। दूसरा हम कौन सी ऋतुओं को देखेंगे? ग्रीष्म ऋतु। और तीसरी शीत ऋतु। और चौथा भी एक है जिसे हम लौटता मानसून कहते हैं। ठीक है, ये लौटता मानसून जब सूर्य नीचे की ओर आता है तो साथ ही साथ यहाँ पर भी वर्षा हो जाया करती है, तो इसलिए इसे हम लौटता मानसून कहते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब इन ऋतुओं को पढ़ते हैं और इनसे किस प्रकार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इन ऋतुओं से उस बातों को भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋतुओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु को दोस्तों। और ये वर्षा ऋतु, यह जो महीना होता है, ये जो समयावधि होती है, यह जून से सितंबर की होती है। यह जून से सितंबर का महीना होता है जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं, और इसे चौमासा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चौमासा। हमारे मध्य प्रदेश के लोग इसे वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं? चौमासा कहते हैं। फिर हम आते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में। हम आते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में ये मार्च का और मई का महीना होता है। ये मार्च से मई का महीना होता है जिसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, और मध्य प्रदेश के लोग इसे यूनाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनाला। और हम शीत ऋतु में आते हैं दोस्तों। ये शीत ऋतु मतलब ठंडी का समय है, और ये दिसंबर और फरवरी के बीच का महीना होता है, और इसे मध्य प्रदेश के लोग सियाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाला। और फिर हम जो लौटते मानसून में भी आते हैं, यह भी एक प्रकार का वर्षा का प्रकार है हमारे मध्य प्रदेश में। और ये हमारा इस लौटते मानसून को दोस्तों, ये जो महीना होता है ये अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है, और मध्य प्रदेश के लोग इसे मावठा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मावठा। और ये मालवा के क्षेत्र में होने वाली वर्षा है, और मालवा में मालवा के ये लोग इसे मावठा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मावठा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मावठा। तो बन जाएगा सबसे। अब देखिएगा एग्जामिनर आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक तो आपसे यहाँ पर ऋतुओं के द्वारा इन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे खूब ज्यादा पूछा जाएगा। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछता है कि वो कहेगा कि बताओ जरा कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर इसे यूनाला कहा जाता है। अच्छा बताइए जरा कि मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? तो चौमासा कहा जाता है। और इसी प्रकार शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? सियाला कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आपको इसको याद करवाने की कोशिश करते हैं, और इनके नामों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बार बार भूल जाएगा और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपसे। तो देखिएगा एक बार इनके नामों को थोड़ा अच्छे से पुकारिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बोलो जो वर्षा ऋतु में होगा
आप उसे हम क्या कहेंगे? बोलो चौमासा, बोलो चौमासा, बोलो यूनाला, बोलो सियाला, बोलो मावठा। फिर से एक बार अच्छे से पुकारिएगा। हमने कहा बोलो चौमासा, बोलो यूनाला, बोलो सियाला, बोलो मावठा। इस तरह इनके नामों को आप याद रखेंगे और चलिए आपको और आसान बनाते हैं कि आप किस प्रकार समझ पाएंगे कि आप इन ऋतुओं को क्या नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों वर्षा ऋतु में आइए और वर्षा ऋतु को अभी आपने पढ़ा कि इसे सर चौमासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि वर्षा ऋतु को कहा जाता है चौमासा। और आप जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे भारत में 3 प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं मुख्य रूप से ठंडी, गर्मी और बरसात। और वो 4-4 महीने की होती है कि नहीं होती है? तो वर्षा भी कितने महीने की होगी? 4। तो वर्षा होती है जब 4 महीने की, और 4 से याद रखना चौमासा। क्या याद रखना? क्योंकि वर्षा होती है 4 महीने की, इसलिए याद क्या रख लेना कि चौमासा। इसलिए वर्षा ऋतु को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? क्योंकि वर्षा कितने महीने की, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? तो बोलो चौमासा। अब आइएगा ग्रीष्म ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु को दोस्तों कहा जाता है यूनाला। अब ग्रीष्म मतलब होती है गर्मी, और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि नदियां वदियां सब सूख जाती हैं, सिर्फ नाला ही नाला बचता है कि नहीं बचता है? बताइए। अरे जब गर्मी आती है, भीषण गर्मी, तो सिर्फ नदियां वदियां सब सूख जाती हैं, बस नाला ही नाला बचता है। इसलिए आप याद रखना कि गर्मी में बचेगा नाला, इसलिए याद आ जाएगा कि इसे हम क्या कहेंगे? इसलिए ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता? यूनाला। बोलो। अब हम आते हैं दोस्तों शीत ऋतु में, और शीत से होता है, सा से होता है शीत, और सा से है सियाला। इसलिए याद रख लेना कि शीत ऋतु को क्या कहा जाएगा? इसलिए सा से शीत और सा से सियाला। क्या कहा जाएगा? सा से शीत और सा से सियाला। याद रहेगा। और दोस्तों लौटते मानसून को मालवा में क्या कहा जाता है? यह है मालवा वाला क्षेत्र, और यहाँ के लोग इस लौटते मानसून से जो होने वाली वर्षा है उसे मावठा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए मालवा में क्या कौन सी वर्षा होती है लौटते मानसून से? तो माँ से मालवा और माँ से मावठा। याद रहेगा। माँ से मालवा और माँ से मावठा। इसलिए मालवा के लोग इस लौटते मानसून को मावठा कहते हैं। मालवा के लोग इस लौटते मानसून को मावठा कहते हैं, और माँ से मालवा और माँ से मावठा। तो याद रहेगा, सबको बन जाएगा। चलिए तो बताइए कि शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? और वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? लौटते मानसून को क्या कहा जाता है? तो एक बार आप फिर से इसको दोहराइएगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं इन अच्छे वन लाइन और फैक्टरों की ओर। तो सबसे पहले वर्षा ऋतु को क्या बोलेंगे? बोलो चौमासा। क्या बोलेंगे? चौमासा। यदि हम बात करेंगे इस ऋतु को कि क्या बोलेंगे? इसे यूनाला। क्या बोलेंगे? शीत ऋतु को सियाला, और लौटते मानसून को मालवा में मावठा। तो इन नामों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एग्जामिनर बार बार आपसे पूछेगा कि बताओ गर्मी के समय में मध्य प्रदेश के लोग इसे क्या कहते हैं? तो आप कहना यूनाला कहते हैं। याद रहेगा, सबसे बन जाएगा। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं और इन वन लाइनर फैक्टों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा है कि मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं और बंगाल की शाखा दोनों की वजह से वर्षा होती है। तो देखिएगा इस वन लाइनर फैक्ट को समझने की कोशिश करिएगा। यह भी बहुत ही तगड़ा वन लाइनर फैक्ट बनता है कि हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश ही ऐसा है जहां पर बंगाल की शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं दोनों की वजह से वर्षा होती है। क्योंकि बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब आपको हमने जब पढ़ाया था जलवायु में, तो आपको बताया था कि भारत में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में भी बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में 75% जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इसी अरब सागर से उठने वाली, इस हिंद महासागर और अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की वजह से वर्षा होती है। लेकिन किसी स्थान विशेष में सर्वाधिक वर्षा
वर्षा का जो स्थान होता है, जैसे पूरे भारत में मासिमनाम है, शिलांग का पठार है, वहां पर यह सर्वाधिक पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, जो कि बंगाल की शाखा से उठने वाली हवाओं की वजह से होती है। तो हमने सीखा कि हमने यहाँ पर यह सीखना है इस वन लाइनर फैक्ट से कि हमारे मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की वजह से भी वर्षा होती है और बंगाल की शाखा से उठने वाली मानसूनी हवाओं की भी वजह से वर्षा होती है। और यह जो स्थान यदि बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र ही ऐसा है कि जहां पर बंगाल की शाखा से भी हवाओं से भी वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की भी वजह से वर्षा होती है। तो एक अच्छा वन लाइनर फैक्ट बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, तो थोड़ा तेज बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि जब मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा जब वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की वजह से होती है और बंगाल की शाखा की वजह से हमारे विंध्य क्षेत्र में वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की भी वजह से होती है, तो ये एक अच्छा वन लाइनर फैक्ट बन जाता है। यानी दो लोग हमारे यहाँ वर्षा करा रहे हैं। हमारे इस विंध्य क्षेत्र में कितने लोग वर्षा करा रहे? एक तो कौन से और दूसरा? तो याद रहेगा आज के बाद? ठीक है, सबको बन जाएगा? चलिए और आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में है। यानी यह ऋतुओं के संबंधित जो वेधशालाएं हैं ये कहाँ पर है? इंदौर में। यही हमारे आंकड़ों को एकत्रित करती है और आपके मध्य प्रदेश तक पहुंचाती है। तो याद रखिएगा, इंदौर की वेधशाला है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िएगा। मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है, मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है मिलीमीटर में यदि हम देखें तो 1026.40 यानी 1026.40 यह मिलीमीटर में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कितनी मिलीमीटर की औसतन वर्षा हो जाती है। तो याद रहेगा, तो मिलीमीटर में भी याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़िएगा। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस ये हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? ये औसतन तापमान है। ठीक है, औसतन तापमान हमारे मध्य प्रदेश का कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस है। और आगे बढ़िएगा और अच्छे वन लाइनर फैक्टों की ओर आते हैं। यदि हम बात करें कि न्यूनतम औसत तापमान सबसे कम तापमान वाला जो हमारे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो जिला है दोस्तों, वो कौन सा है? शिवपुरी। यहाँ पर सबसे कम तापमान आका गया है और यहाँ पर काफी ठंडा ये पड़ जाता है। इसमें काफी ठंड के समय में बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। यानी न्यूनतम तापमान का मतलब ये कि ठंडी आ रही है और जब तापमान बढ़ेगा तो आपको भी पता है गर्मी आएगी। तो सर्वाधिक तापमान यदि हम बात करें तो कल जो बसौदा में मापा गया था और न्यूनतम तापमान कहां पर आता है? शिवपुरी में आता है। ठंडी के समय में शिवपुरी की ओर जाएंगे तो काफी ठंडी आपको झेलनी पड़ जाएगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? चलिए और आगे बढ़े। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। यानी कृषि के आधार पर यदि जलवायु का वितरण करें तो हम 11 प्रकार की कृषि के आधार पर हमने इस जलवायु को बांटा है। तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में इसे बांटा गया है। इस वन लाइनर फैक्ट को भी याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का तापांतर, यह तापांतर का मतलब ये होता है दोस्तों कि दिन और रात का जो अंतर है वो मार्च माह में मापा गया है कि जो सर्वाधिक होता है तापांतर। यानी तापांतर का मतलब ये कि ताप में अंतर, यानी सुबह और रात को यदि मिलाएं, क्योंकि आपको पता है कि मार्च माह में एक गर्मी का समय होता है, हल्की फुल्की गर्मी पड़ती है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती लेकिन कम पड़ती है, हल्की फुल्की पड़ने लग जाती है। और जब दिन का तापमान और रात के तापमान में यदि हम देखेंगे कि रात का तापमान काफी गिर जाता है और दिन का तापमान काफी बढ़ जाता है और जो दोनों में अंतर मापा गया है पूरे 12 महीने में से कौन सा महीना है? मार्च माह। हमारे मध्य प्रदेश में मार्च माह यह तापांतर इसमें है, मतलब इसमें अंतर काफी पाया जाता है जिसे हम तापांतर कहते हैं। और इसमें हम लिख भी सकते थे कि दिन और रात के ताप के अंतर को तापांतर कहा जाता है। तो वो मार्च का महीना है, याद रखेंगे। और वन लाइनर फैक्टरों में आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है और भारत में भी उसी से ही होती है। अभी तो हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से जो उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं दोस्तों, उसी से ही मध्य प्रदेश में भी किसी स्थान विशेष में वर्षा होती है। यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से और पूरे भारत में भी किसी स्थान विशेष में जो वर्षा होती है वो भी किसकी वजह से? यानी बंगाल की शाखा की वजह से होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और परसेंटेज में अगर बात करी जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं
ज्यादा वर्षा कराती हैं, लेकिन स्थान विशेष में नहीं करा पाती। पूरे भारत में कराती हैं, 75% कराती हैं, लेकिन स्थान विशेष में नहीं कराती हैं। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, समझ पा रहे हैं ना इन बातों को आप, कि स्थान विशेष में ज्यादा वर्षा हो जाना और किसी पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे मध्य भारत में वर्षा हो जाना, दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िएगा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश को दो प्रकार की जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ये कोपेन नाम, ये एक वैज्ञानिक है दोस्तों, और इन्होंने अपने अनुसार इस जलवायु का वर्गीकरण किया था, और ये 5 प्रकार से मुख्य रूप से ये वर्गीकरण इन्होंने किया है पूरे भारत देश में। और हमारे जो मध्य प्रदेश में है 2 प्रकार के ये वर्गीकरण कर पाए हैं जलवायु का। एक का नाम उन्होंने रखा है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। कौन सा नाम रखा? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। और दूसरा नाम क्या रखा? शुष्क सील वाली मानसूनी जलवायु। शुष्क सील वाली मानसूनी जलवायु, यह उन्होंने नाम रखा है। तो थोड़ा सा ये वन लाइनर टाइप का एक फैक्ट बनेगा जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यदि आपसे पूछा जाए, यानी पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो बताइएगा जरा। बालाघाट। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। होशंगाबाद में पचमढ़ी तो नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि पूरे जिला में जो सर्वाधिक वर्षा पाई जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में, वो बालाघाट में पाई जा रही है, और किसी स्थान में जो पाई जा रही है वो पचमढ़ी में पाई जा रही है। तो जिला बड़ा होता है कि कोई स्थान बड़ा होता है, कोई जिला बड़ा होता है। इसलिए जिला यदि पूछेगा तो बालाघाट बता दीजिएगा, यदि कोई स्थान पूछेगा तो पचमढ़ी बता दीजिएगा, और न्यूनतम कोई यदि जिला पूछ ले दोस्तों तो भिंड बता देना। कौन सा बता देना? न्यूनतम जिला भिंड बता देना। और यदि बात करी जाए किसी स्थान विशेष में भी पूछे तो कह देना भिंड का गोहद, ये गोहद, ये भिंड जिले का ये गोहद, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। याद रखेंगे। तो जिला भी भिंड है, न्यूनतम में भी, और स्थान विशेष में भी भिंड का ही गोहद ही फेमस है कम वर्षा के लिए। याद रहेगा। चलिए, दोनों में अंतर को समझिएगा, एग्जामिनर आपको फंसाएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे एक जैसे वन लाइनर फैक्ट बनते जा रहे हैं, तो आप इन चीजों में फंसिएगा नहीं। इसलिए हम अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाद में आप कभी से धोखा ना हो जाए। जिला पूछे और स्थान पूछे तो वही बताइएगा, जब जिला पूछेगा तो स्थान ना बता दीजिएगा, जब स्थान पूछे तो जिला ना बता दीजिएगा। और औसत क्षेत्र को भी याद रखिएगा, औसत को भी याद रखिएगा, ठीक है। इन अलग अलग बातों को अलग अलग तरह से आप पढ़ रहे हैं। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल लाइन, जिसे हम समताप रेखा कहते हैं, यह आइसोथर्मल लाइन, इसमें अभी आपने थोड़ा पहली बार इसका नाम सुना होगा, जिसे हम आइसोथर्मल इंग्लिश से ऐसे हिंदी से समताप रेखा कहते हैं। और ताप के अंतर को, यानी हम ऐसा इसे कह सकते हैं समताप, जिसमें समान ताप पाया जाए उसको समताप रेखा कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है समताप, जहां पर दो के बीच एक ये है कोई स्थान और एक कोई ये स्थान है, इन दोनों के बीच यदि समान ताप पाया जा रहा है उसे हम समताप रेखा कह देते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों ये 21 डिग्री सेल्सियस यानी 21 डिग्री वाली वो लाइन है, जो कि एक वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। वैज्ञानिकों ने इसे माना है, जैसे हमने आपको ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाया था ना, वैसा ही है कुछ ऐसा कि इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन इसे कल्पना के तौर पर वैज्ञानिकों ने माना है। तो आप भी मान लीजिए और पढ़ लीजिए कि हमने कहा कि औसत जो ताप है, यानी सॉरी जैसे समताप जिसे हम कहते हैं, यानी ताप जहां पर समान हो किसी दो के बीच में, उसे ही यह समताप कहा जाता है। और वो कौन सी वाली डिग्री है? 21 डिग्री है, जो हमारे मध्य प्रदेश का भी औसत ताप यही था, 21 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आपको याद हो जाएगा कि समताप रेखा भी मध्य प्रदेश की क्या है? 21 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा। यस सर। अब यदि हम आते हैं कि आइसोहाइड लाइन जिसे समवर्षा कहा जाता है, आइसोहाइड लाइन जिसे हम समवर्षा कहते हैं, यह भी कुछ इसी प्रकार की ही बातें हैं। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसे समवर्षा जिसे हम कहते हैं, इसमें भी कुछ इसी प्रकार का ही कहना है कि किसी मानचित्र में यदि हम देखें कि किसी स्थान, यदि किसी मानचित्र में हम देखें कि जो वर्षा जहां पर बराबर पाई जा रही हो, किसी स्थान विशेष में वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर समान वर्षा दर्शाई जा रही
रही हो उसे ही समवर्षा कहा जाता है। इसी तरह किसी स्थान में दो के बीच में जब समताप पाया जाए तो समताप रेखा हो जाती है। उसी तरह किसी स्थान विशेष में पूरे मानचित्र में जब समान वर्षा दर्शाई जा रही हो, समान वर्षा हो रही हो, तो उसे समवर्षा कहा जाता है। और वो कौन सी होती है? 60 सेंटीमीटर वाली वो लाइन होती है और मध्य प्रदेश को पूर्व से पश्चिम भागों में विभाजित कर रही है। मध्य प्रदेश को पूर्व से पश्चिम में विभाजित करती है ये 60 सेंटीमीटर। और इसको याद रखिएगा, ये समवर्षा का क्षेत्र है। और उत्तर से दक्षिण को विभाजित करती है ये 21 डिग्री सेल्सियस। इसको भी याद रखिएगा, ये समताप रेखा है या समरेखा है। याद रहेगा? समझ पा रहे हैं इस बात को? याद रख लीजिएगा इसे, समरेखा और समवर्षा। ठीक है, जहां पर किसी मानचित्र में समान वर्षा दर्शाई जा रही हो वो समवर्षा हो जाएगा, और जहां पर किसी स्थान विशेष में समताप दर्शाया जा रहा हो, समानताप दर्शाया जा रहा हो, वो समताप हो जाएगा। तो समताप कितना है? ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? यानी किसी एक निश्चित अवधि में वर्षा को समवर्षा कहा जाता है। यानी किसी मानचित्र में निश्चित अवधि में होने वाली वर्षा को समवर्षा कहा जाता है। और ये कितना है? 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। ये कितना है? समरेखा 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। जलवायु के आधार पर हम अपने मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं। जलवायु के आधार पर हम अपने मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। पहला हमने कहा था उत्तर का मैदानी क्षेत्र। कल वाले मैथ को याद करिए कि उत्तर का मैदानी क्षेत्र। दूसरा हमने विंध्य क्षेत्र क्या पढ़ाया था कि विंध्य क्षेत्र को पढ़ाया था। और तीसरा हमने मालवा को पढ़ाया था। और चौथा हमने आपको क्या पढ़ाया था? नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र। कल वाले में आपको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो बघेलखंड है वो। ठीक है, तो बघेलखंड का क्षेत्र है, मालवा उत्तर का मैदान है, मालवा का क्षेत्र है और नर्मदा सोन घाटी वाला ये क्षेत्र है, जिसे हमने चार जलवायु में बांटा है। यही 4 वो भाग हैं जलवायु के आधार पर। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो औसतन वर्षा होती है वो 112 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर फिक्स। यदि हम बात करें तो 112 सेंटीमीटर का औसतन माना गया है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिएगा, इसमें कंफ्यूजिंग जैसे वन लाइनर फैक्ट बन रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन मत रखिएगा। हर एक बात का अपनी अपनी क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया सबको? तो औसत वर्षा 112 है। 4 जलवायु क्षेत्र है। एक है मालवा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है उत्तर का मैदानी क्षेत्र और चौथा क्या है? बघेलखंड। कौन सा? बघेलखंड। तो सबको बन जाएगा? यस सर। समझ में आया इसमें अपने? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, आज का टॉपिक अब यहीं तक रहेगा। अब आपसे हम पूछेंगे, ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि कितना आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए तो बताइएगा त्रिलोकी जी, आप बताइए कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान जहां पर मापा गया है वो कितने से कितने सेंटीमीटर का है? औसत से अधिक तापमान? ठीक है, 46